हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 15 हमारे चारों तरफ की वायु को शुरू किया था। हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास जो है वायु होती है। वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायु में कौन कौन सी गैसें या दूसरे पदार्थ जो होते हैं वो वायु में होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था। अब पढ़ेंगे इसके आगे, हम पढ़ेंगे कि क्या वायु में जो विभिन्न प्रकार के अवयव हैं उनकी कितनी कितनी प्रतिशतता है, तो ये हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा सभी बच्चों से जल्दी से कि आप सभी बच्चे जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चे भी मेरे चैनल में पढ़ाए जा रहे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम के द्वारा विषयों का विज्ञान के विषय को अच्छी तरह से समझ सके और ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए अब वायु की संरचना पढ़नी हमने कि वायु जो है किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जो मैंने आपको कल पिछली कक्षा में जो वीडियो था उसमें बताया था। ठीक है बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको दिखाएंगे कि वायु में अधिकतर गैसें जो होती है कितने कितने परसेंटेज होती है, वो आपको बताना है, पता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। वायु जो है विभिन्न प्रकार की गैसों जैसे जलवाष्प, धूलकण आदि गैसों का मिश्रण है। तो इसमें गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके अलावा और अन्य गैसें भी होती है, तो बहुत ही नगण्य होती है। ठीक है, और वायु में धूलकण आदि भी होते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायु में लगभग 99% है। कितनी है? यानी 99% तो वायु में दो ही गैसें हैं। कौन कौन सी? एक तो नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन लगभग हमारे 78% है। ठीक है, और ऑक्सीजन लगभग हमारे 21% है। तो ये हो गया आपका 99%। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1% बचा। 1% में भी आपकी जो है लगभग उसमें 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस है, जलवाष्प और धूलकण आते हैं। तो इस प्रकार जो है वायु का कंपोजिशन होता है। वायु का विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, यानी इसमें कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मात्रा में होती है। अब आता है बच्चों अगला टॉपिक कि पानी, मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। पानी में जो रहते हैं जीव और मिट्टी में जो जीव रहते हैं और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। तो सबसे पहले तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम देखेंगे क्या करेंगे। हम एक पतीली लेंगे, पतीली में हम पानी डालेंगे। ठीक है, आधी भरेंगे इसको पानी से, और हम इसको क्या करेंगे, उबालेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करते रहेंगे हम, थोड़ी देर देखते रहेंगे इसको। जैसे ही वो गर्म हो जाती है, उबलने के लिए तैयार होती है, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, अभी उबली नहीं होती है, वो पानी जो है गर्म हो रहा होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो बर्तन है, पतीली है, उसकी निचली वाली सतह में पानी की बूंदें जो है इकट्ठी हो जाती हैं। देखी होगी आपने, मतलब पानी की बूंदें बोल सकते हैं या हवा की बूंदें बोल सकते हैं, बबल जैसे वो इकट्ठे हो जाते, छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये बबल क्या है? ये बबल दर्शाते हैं, यही दर्शाते हैं कि पानी के अंदर जो है क्या होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो ये बबल दिखाते हैं। पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, और फिर जब यह उबलना शुरू करते हैं तो यह बाहर निकलना शुरू कर देती है। ये घुली हुई ऑक्सीजन ही पानी में रहने वाले जीवों को सांस लेने में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, तो पानी में जो जीव रहते हैं वो घुली हुई ऑक्सीजन को पानी के बुलबुलों के रूप में जो बाहर आई हमने देखी, उसके द्वारा जो है यह अपने सांस लेने में हेल्प करते हैं, और जीव जो है सांस लेते हैं। अब दूसरा है, जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं तो उन्हें भी सांस लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों नहीं? अब वो कैसे सांस ले पाते हैं, इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे या गिलास लेंगे, उसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे और मिट्टी में हम पानी डालेंगे। हम जैसे ही पानी डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, फिर इसको हिला लेंगे थोड़ा सा, तो हम देखेंगे पानी में से बुलबुले निकल रहे होते हैं। जो मिट्टी और पानी का मिश्रण बन जाता है उसमें से बुलबुले निकलेंगे। ये बुलबुले क्या है? ये बेसिकली पानी में जो घुली हुई मिट्टी में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा है। ठीक है सॉरी, तो मिट्टी में भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, इससे यह सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मिट्टी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, इसका उपयोग जो मिट्टी में जीव रहते हैं जैसे केंचुआ है, टिड्डे हैं, बीटल्स हैं और बहुत सारे जीव हैं, वो इस घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग मिट्टी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है या मिट्टी में जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग सांस लेने में
करते हैं। अब मिट्टी के अंदर बहुत सारी मान और छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में वायु अंदर चली जाती है, ठीक है, और ये वायु अंदर जाती है और मिट्टी में घुल जाती है, जिसके कारण जो है मिट्टी में रहने वाले जीवों के लिए यह सांस लेने में सहायता करती है, ठीक है बच्चों। अगर ये जो छिद्र होते हैं ना मिट्टी के अंदर, आपने देखा होगा बरसात में मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दरार होते हैं, वहाँ पे बरसात में पानी भर जाता है, तो आपने देखा होगा नीचे से केंचुए बाहर आते हैं बरसात में। आपने देखा होगा बहुत सारे केंचुए बाहर घूमते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो उनकी मांद होती है, उनका जो घर होता है, उसके अंदर पानी घुस जाता है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ताकि वो बाहर आकर सांस ले सकें। तो इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी में भी हवा ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिसके कारण वो सांस जीव लेते हैं। अब हम आगे देखें बच्चों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैसें कैसे प्रतिस्थापित होती है। यानी प्रतिस्थापित का मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस दोबारा कैसे पहुंचती है हवा में, वायुमंडल में। बच्चों हमने आपके अध्याय 7 में पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, आपको याद होगा। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते है ना। अब भोजन बनाते हैं, ये भी आपके पढ़ लिया है। तो इसके साथ ही भोजन के साथ वो ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं। यानी एक बार मैं जल्दी से बोलूं तो पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में पानी की सहायता से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर पत्तियों के अंदर जो हरे रंग का पिगमेंट यानी वर्णक होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, उसके द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी स्टार्च या मंड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। परंतु वह अपने भोजन यानी स्टार्च बनाने के साथ साथ O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं, ठीक है, जिसको वह अपने जो स्टोमेटास होते हैं, पत्तियों में छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उसके द्वारा बाहर वायुमंडल में भेज देते हैं। तो इस प्रकार जो है क्या होता है, इस प्रकार मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में घुल जाती है और वायुमंडल की वायु में से इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ले लेते हैं अपने पत्तियों में उपस्थित छिद्रों के द्वारा। फिर इस CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। फिर इस ऑक्सीजन को वो पत्तियों के उन्हीं छिद्रों द्वारा दोबारा वायुमंडल में भेज देते हैं। तो इस प्रकार जो है यह वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पुनः पहुंच जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन पुनः पहुंचती है या प्रतिस्थापित होती है। अब बच्चों आपने देखा होगा पृथ्वी में ये देखिए पवन चक्की देखी होगी आपने, ये पवन चक्की है, ये कैसे घूम रही है। देखिए पवन चक्की हवा से घूमती है, हवा ना हो तो ये नहीं घूमेगी, ठीक है। तो ये घूमती है, इससे बहुत सारे कार्य होते हैं। पवन चक्की से क्या होता है आप पता है, टरबाइन घुमा सकते हो, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं आप, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, या ट्यूबवेल से पानी बाहर निकाल सकते हैं इस चक्की से, या आटा चक्की होती है जिसमें हम घराट बोलते हैं, उससे आटा भी बना सकते हैं पानी के द्वारा, है ना। पवन चक्की से विद्युत उत्पन्न करती है। अब नावें होती है, नाव देखिए आपने, तो नाव का जो ऊपर पाल लगी होती है उसके द्वारा हवा चले तो नाव चलती है। ग्लाइडर, पैराशूट, फौजी उतरते हैं, वो भी हवा के माध्यम से ही होते हैं। अगर हवा ना हो तो कुछ चीज़ नहीं उठती। हवाई जहाज़ भी चलाने के लिए हवा सहायता करती है। अब आपने पक्षी देखे होंगे, चमगादड़, ये उड़ते हुए देखेंगे, वायु में छोटे छोटे कीड़े भी उड़ते हैं, तो ये हवा के कारण ही उड़ पाते हैं। अगर हवा ना हो तो नहीं उड़ पाएंगे। तो वायु से बहुत से बीज भी, और बीज होते हैं, आपने देखोगे फूलों के जो परागकण होते हैं, हवा उड़ती है, हवा चलती है तो वो परागकण एक फूल से उड़कर दूसरे फूल में जाते हैं, या धूल कण उड़ जाते हैं, लिफाफे उड़ जाते हैं, ये सभी चीज़ें हवा करती है। तो अब जल चक्कर जो है वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो जल चक्कर है उसमें भी वायु एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हमने इसमें देखा वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का एक लेयर है, परत है, पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक परत ने, वायु की परत ने पृथ्वी को ढका होता है। जैसे कि हमने कंबल ओढ़ते हैं वैसे ओढ़ा होता है। इसको हम बोलते हैं, इस परत को बोलते हैं वायुमंडल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, जो हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। तो हम सांस लेने के बाद जो गैस बाहर निकालते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं। वायु जो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक है। वायु की संरचना हमने बता दिया है। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें और धूलकण, जलवाष्प आदि होते हैं, ठीक है। वायु की संरचना में आ जाएगा आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है 99% होती है।
1% बच गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी गैसें होती है, साथ में धूल कण और जलवाष्प भी होते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है वायु में उपस्थित होती है, आपको मैंने बता दिया यह 21% होती है। और इस ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल जो है हम लोग जो है सांस लेने में और दूसरे पेड़ पौधे जीव जंतु भी सांस लेने में करते हैं। नाइट्रोजन गैस भी होती है वायुमंडल में, आपको पता है 78% होती है। धुआं भी होता है, पवन चक्की चलती है तो ये भी वायु के द्वारा ही चलती है। ये बच्चों हमने इस चैप्टर में सारा पढ़ा। अब हम जानते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि वायु प्रत्येक स्थान पर होती है, जितनी भी खाली वस्तु होती है उसमें वायु होती है। तो वायु को हम देख नहीं सकते परंतु अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जब हवा चलती है तो हवा चलते समय पवन कहलाती है, यानी गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि हवा जो है स्थान घेरती है, वायु स्थान घेरती है। जल तथा मिट्टी के वायु उपस्थित होती है, हमने ये भी देखा है ना। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, इसमें धूल कण भी होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। अब ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है और सांस लेने में सहायता करती है, ये हमने पढ़ा। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए होते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, ये हमने सभी पढ़ा है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, ये हमने पढ़ा। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई हवा का या ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको समझा दिया है वायुमंडल में ऑक्सीजन पुनः कैसे प्रतिस्थापित होती है, तो ये आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। चलिए बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। 9 प्रश्न उत्तर हैं, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। इससे पहले कि इस वीडियो को ख़त्म किया जाए, आज के कार्यपत्र को देख लेते हैं। आज के टॉपिक में हमने जो जो सीखा वो उसका हम प्रश्न देख लेते हैं आज के कार्यपत्र के रूप में। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ। तो बच्चों, ये रहा आपका आज का कार्यपत्रक, वर्कशीट फॉर टुडे। जो हमने आज लर्न किया टॉपिक में उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, जो कार्यपत्रक है, वो आपकी समझ को परखेगा आज का यह वर्कशीट। तो उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। पानी और मिट्टी में रहने वाले जीव को ऑक्सीजन की कैसे प्राप्त होती है, यानी दोज एनिमल विच आर लिविंग इनसाइड द वाटर एज वेल एज इन द लैंड, हाउ दे गेट द ऑक्सीजन। तो उसका जो है आपको आंसर अच्छी तरह से आता है, आपने अच्छी तरह से समझा है और अच्छी तरह से इसको जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, यानी हाउ ऑक्सीजन विल रिटर्न टू द एनवायरनमेंट। तो ये दोबारा से वायुमंडल में कैसे पहुंचती है ये आपने बताना है, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार जो है अच्छा वीडियो, ये जो आपका आज का टॉपिक है इसको हम यही ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। मुझे उम्मीद है आपको आज का अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और समझिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।